पार्टियां हो गई हैं। अब 6 पार्टियां हो गई हैं महाराष्ट्र में, और अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी और किसी के पास सबसे बड़ी पावर है तो वो बीजेपी है। तो यहां पे बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है, ये तो मानना पड़ेगा। राजीव रंजन की तरफ मैं रुख करूंगा। राजीव, इससे पहले कि आप विश्लेषण करें, मैं एक शेयर के साथ आपसे सवाल की शुरुआत करता हूं कि बड़े रफ्तार से सब किरदार बदल रहे हैं, कभी ये कभी वो कभी कुछ और, बेचुनावी सरकार बदल रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र की सियासत में देख रहे हैं, दल बदल की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, ये 2024 के लिहाज से, और ये जो बिहार का भी जिक्र हो रहा है कि बिहार में भी इसी तरह से किरदार बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, दल बदल सकते हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं ये जो कल पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक नए घटनाक्रम हुए हैं? रवि, आपने शेर पढ़ा तो मैं भी शेर ही पढ़ देता हूँ कि ऐ वाइज़ नादा करता है तू एक कयामत का चर्चा, यहाँ रोज़ निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज़ कयामत होती है। महाराष्ट्र की राजनीति को मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति का एक उदाहरण है तोड़ फोड़ का, या जो दांव पेच है वो करने का। अभी आपने कल जो देखा, अब आगे देखिएगा क्या क्या होते जाता है। दरअसल अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो इस वक्त की समकालीन भारतीय राजनीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं, उसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2024 में उसे अगर विपक्षी एकता ऐसे ही रही तो 2-3 राज्यों में उसे 19 के मुकाबले नुकसान हो सकता है। वो नुकसान 1 सीट, 5 सीट, 10 सीट कितने का हो ये अलग बात है, लेकिन नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में 40 में 39 सीटें 2019 में जीती थी, 48 में से 41 सीटें एनडीए ने जीती थी, और कर्नाटक में 25 में से 24 सीटें उसके पास हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में चूंकि शरद पवार पूरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का अगर कोई ब्रेन है तो वो शरद पवार हैं, और उनकी पार्टी को तोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात यह है कि शरद पवार जिस तरह से संकेत दे रहे थे कि उनकी बेटी उनकी पार्टी की उत्तराधिकारी होंगी, उससे निश्चित तौर पर अजीत पवार के अंदर एक जो महत्वाकांक्षा है या पार्टी को लेकर, या उनके जो कार्यकर्ता उनके जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, वो विक्षुब्ध रहे होंगे, और उनको अपना अलग रास्ता अख्तियार करने का पूरा हक है, और उन्होंने किया है। मूल बात यह है रवि कि अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव के बाद जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वो एक महाराष्ट्र में और एक बिहार में, जहां पर महाराष्ट्र और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखने के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना की उंगली पकड़ी थी और बिहार में जेडीयू की उंगली पकड़ी थी। लेकिन जब 2019 के विधानसभा के चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, और देवेंद्र फडणवीस उस वक्त चेहरा थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी सिकड़ी, उस गठबंधन में जाने के बावजूद उससे 2 गुना शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई, और उन्हें यह एहसास हो गया कि अगर इस बार भी सीएम पद दिया जाएगा तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको खा जाएगी। वैसे भी कहा जाता है कि जो बीजेपी से सटा वो गया। इसी तरह से 2020 में बिहार में जब चुनाव हुआ, नीतीश कुमार का चेहरा रख करके सामने भारतीय जनता पार्टी ने भले चुनाव लड़ा, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। हालांकि अब आरजेडी हो गई है, लेकिन बिहार के नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई, और नीतीश कुमार को कितनी सीटों का घाटा हुआ और उनकी पार्टी सिकुड़ के कहां पहुंच गई आपको पता है। हालांकि वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरह उन्हें भी लगा कि अगर इस पार्टी के साथ रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इन दोनों राज्यों में इन क्षेत्रीय दलों ने किनारा कस लिया। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है, आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जेडीयू में एक टूट बहुत जल्द होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो आप समझिए कि 288 विधानसभा सीटों में 161 विधायकों से ज्यादा शिंदे सरकार को समर्थन प्राप्त था। बहुमत की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी स्थिति में एनसीपी के 9 मंत्री, और ऐसे मंत्री जिन पर अभी 1 हफ्ते के भीतर भी ईडी का छापा पड़ा है, और इसमें जो मंत्री पद की शपथ लिए ईडी और सीबीआई की कितनी जांच और संबंध है सबको पता है। खैर, इसको अलग हटाकर एनसीपी को बीजेपी को लाने की जरूरत क्या थी? जो हमारे साथी विनोद जगदाले ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। बीएमसी के इलेक्शन बिल्कुल सामने है, बारिश के बाद वहां होने हैं। एकनाथ शिंदे 1 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र का चेहरा नहीं बन पाए, और यकीन मानिए कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे, जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे, इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर वहां नहीं जाएंगे। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का पूरा प्रयास करेगी, और मुझे लगता है बन भी जाएंगे। एकनाथ शिंदे जो अलग अलग उनके विधायक टूट
करके आए थे, जो सांसद आए थे, जो सिटिंग सांसद उनके साथ 10 से ज्यादा हैं, जो विधायक 40 से ज्यादा हैं, उन विधायकों का समर्थन या वो भारतीय जनता पार्टी उनको उतनी संख्या में सीटें देगी या उनके जीतने की प्रायिकता क्या है, इसका सर्वे कराया गया था और ये माना गया था कि एक मराठी चेहरा अगर बीजेपी के साथ खड़ा होगा तब ज्यादा फायदेमंद अगले चुनाव में हो सकता है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से एक तगड़ी मुकाबले की जरूरत थी। बीजेपी ने अपनी ये राजनीतिक चाल चली है और उसके बाद ये सरकार बनाई है। मुझे लगता है कि शरद पवार को रात को शायद उतनी नींद आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन एकनाथ शिंदे की नींद तो गायब कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, ये तय है। और अब जो महाराष्ट्र में अगले 10, 15, 20 दिन या अगले 2 महीने 4 महीने, आप यकीन मानिए हर हफ्ते हेडलाइंस अब महाराष्ट्र से ही बनेंगी। अब उठापटक का खेल आप देखिएगा। शरद पवार अभी शह दिया है बीजेपी ने, अब शहमात का खेल चालू रहेगा। राजनीति में सियासत की कोई चाल अंतिम नहीं होती, अपनी अपनी चालें सब चलते हैं। आप देखिए अब इस बिसात पर क्या क्या चालें चली जाती है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बहुत हद तक महाराष्ट्र की राजनीति, अब मेरा ऐसा मानना है कि अब अगला नंबर जेडीयू का है, बिहार का है। और आप देखिए इन दोनों राज्यों में विपक्षी एकता की जो कोशिशें बहुत पुरजोर तरीके से की जा रही थी, बीजेपी पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।